नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। चाइना आवाज के संस्करण में आपका स्वागत है। सबसे पहले सप्ताह की खास खबरें जो सचमुच बड़ी खास हैं। पहली खबर, चीन ने इस हफ्ते 3 देशों में 3 बड़े कूटनीतिक दांव चले, मनीला से किर्गिजिस्तान तक। बात करेंगे आज के बुलेटिन में। दूसरी बड़ी खबर, चीन की नेवी ला रही है अपना बहुचर्चित एम्फीबियस यानी उभयचर यानी जल और हवा में चलने वाला युद्धपोत। तीसरी खबर, एक चिप कंपनी ने एक दिन में $487 बिलियन का साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन उसी हफ्ते चीन का शेयर बाजार 5% नीचे आया। एक ऐसी बैटरी जो सिर्फ 6 मिनट में चार्ज हो जाती है, और एक मशीन जो अगर बन गई तो अमेरिका के सेमीकंडक्टर प्रतिबंध बेमानी हो जाएंगे। और हां, चीन के युवा खिलौनों के साथ क्या नया रच रहे हैं। और इस बुलेटिन में हमेशा की तरह एक बाजार का सफर होगा और इतिहास का एक किस्सा। तो शुरू करते हैं द बोनस का चाइना वाच। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स की खबरें। इस हफ्ते चीन ने 3 महाद्वीपों में 3 अलग-अलग कूटनीतिक दांव चले। पहला मंच था मनीला का। 22 जुलाई को चाइना आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यहां 5 साल की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 4 सूत्री प्रस्ताव रखा: शांति, विकास, ग्रीन इकोनॉमी और लोगों के बीच में केंद्रित सहयोग। लेकिन मनीला की सबसे बड़ी मुलाकात वो थी जो किसी एजेंडे में नहीं थी। वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक ही मंच पर थे। वांग यी ने कहा कि बड़े मतभेदों को सुलझाना होगा। रूबियो ने कहा ताइवान, व्यापार, साउथ चाइना सी सब मेज पर हैं। 2 महाशक्तियां, एक कमरा और सैकड़ों देशों की नजरें। आसियान 2020 से लगातार चीन का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत के लिए सीधी चेतावनी है कि साउथ ईस्ट एशिया में चीन की पकड़ मजबूत हो रही है। अब चलते हैं दूसरे मंच पर, किर्गिस्तान। 23 से 25 जुलाई के बीच किर्गिस्तान के चोलपान आल्टा शहर में शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। एजेंडा था बिश्केक के शिखर सम्मेलन की तैयारियां। एससीओ में अब 9 पूर्ण सदस्य देश हैं, रूस, पाकिस्तान, ईरान और भारत भी, लेकिन इस संगठन का असली सूत्रधार चीन है। इसी दौरान ओश शहर में चीनी वाणिज्य दूतावास का पुनः उद्घाटन भी हुआ। सेंट्रल एशिया में अब चीन की उपस्थिति और मजबूत हो रही है। भारत इस मंच का सदस्य है, लेकिन चाइना इसका आर्किटेक्ट बनता जा रहा है। और तीसरा मंच था खुद बीजिंग का, जहां चीन की कूटनीति का नया पैंतरा दिखा। 28 जुलाई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का स्वागत किया। यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि स्लोवाकिया चीन से दूरी बनाए, लेकिन पेलेग्रिनी बीजिंग आए और ये महज एक मुलाकात नहीं थी। ये दरअसल ईयू की एकजुटता में दरार की कहानी है। चीन अब मध्य यूरोप के देशों को एक एक कर अपनी तरफ खींच रहा है। पहले हंगरी, फिर सर्बिया और अब स्लोवाकिया भी चीन के पास पहुंचा है। तो ये थे 3 मोर्चे, आसियान, मध्य एशिया और यूरोप। एक संदेश, चीन हर मेज पर मौजूद है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी डिफेंस। डिफेंस के हिस्से में इस हफ्ते 2 खबरें हैं। पहली खबर है ताइवान की तैयारी की। अगस्त में ताइवान का सबसे बड़ा वार्षिक सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इसका नाम है हानकुआंग। इस बार की तैयारी पिछले सभी वर्षों से अलग है। पहली बार इसमें ग्रीन आइलैंड और ऑर्किड आइलैंड को शामिल किया गया है, यानी दूर दराज के ताइवानी द्वीपों की रक्षा करने का अभ्यास भी किया जाएगा। पहली बार यहां डिसेंट्रलाइज कमांड का परीक्षण होगा, यानी अगर ताइवान का हेडक्वार्टर नष्ट भी हो जाए तो सेना लड़ती रहे। शहरी रक्षा, समुद्री नाकाबंदी के विरुद्ध तैयारी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा इस सैन्य युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ताइवान के राष्ट्रपति ली चैंग-ते का संदेश साफ था कि अब हम सिर्फ परेड नहीं करते, हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर बड़ी रोमांचक है। चीन का सिचुआन आ रहा है। पीएलए नेवी जल्द ही अपना नया उभयचर यानी एम्फीबियस हमलावर पोत कमीशन करने वाली है। इसका नाम है सिचुआन। उम्मीद है 2026 के अंत तक ये तस्वीरों में दिख जाएगा। ये टाइप 076 श्रेणी का पोत है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, उभयचर वाहन यानी पानी में भी चलेगा और आकाश में भी। इस युद्ध पोत से पीएलए लंबी दूरी तक समुद्री ताकत का इस्तेमाल कर सकेगी। दूरी से यहां मतलब हिंद महासागर तक है। तो सिचुआन जब कमीशन होगा तो ये सिर्फ पीएलए की ताकत ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि नेवी का एक नया आयाम होगा। और अब डिफेंस से चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से इस हफ्ते में 3 खबरें एक साथ आईं और तीनों बड़ी खबरें थीं। पहली खबर चीन की सीएक्सएमटी का ऐतिहासिक आईपीओ। 27 जुलाई को सीएक्सएमटी ने शंघाई के स्टार मार्केट पर शेयर बाजार में कदम रखा।
पहले ही दिन यानी सूचीबद्ध होने के दिन स्टॉक में 466% का उछाल आया और एक ही दिन में CXMT बन गई मेनलैंड चाइना की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी। इसका बाजार मूल्य है करीब 3.3 ट्रिलियन युआन यानी करीब 487 बिलियन डॉलर। तुलना के लिए ऐसे समझें कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 280 बिलियन डॉलर है। CXMT एक ही दिन में उससे बड़ी हो गई। इस साल की पहली तिमाही में CXMT का रेवेन्यू 50.8 बिलियन युआन रहा। साल दर साल वृद्धि है 700%। ये कंपनी बनाती है हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स। यही वो चिप है जो AI का दिमाग चलाती है। हर AI मॉडल इस पर निर्भर है और अब तक के बाजार सैमसंग और SK हाइनिक्स और माइक्रॉन का था। CXMT ने इस बाजार में जोरदार प्रवेश किया है। अर्थव्यवस्था का दूसरा हिस्सा इस सप्ताह एक दूसरी तस्वीर लेकर आया। 28 जुलाई को शंघाई कंपोजिट करीब करीब 1 से 1.5% गिरा। शेंजन कंपोनेंट में भी लगभग 5% की गिरावट आई। एक दिन में इस गिरावट की बड़ी वजह थी कि AI निवेशकों के दिमाग में अब एक सवाल घर कर गया है कि इतने अरबों लगाए गए हैं, रिटर्न कब मिलेगा। CXMT की सफलता ने स्टार मार्केट से लिक्विडिटी खींच ली तो AI टेक और शेयर ज्यादा गिरे। ये टेंशन अब AI ऑप्टिमिज्म बनाम वैल्यूएशन रियलिटी के बीच में है और ये 2026 की सबसे बड़ी मार्केट स्टोरी बन रही है। अब अर्थव्यवस्था से तीसरी खबर। आसियान के साथ चीन अपनी व्यापार कूटनीति तेज कर रहा है। मनीला में वांग यी ने जो कहा वो सिर्फ कूटनीति नहीं थी, व्यापार की भाषा थी। 2020 से आसियान लगातार चाइना का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 6 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है और अब ये सिर्फ सामान का व्यापार नहीं है। यहाँ AI भी शामिल है, ग्रीन इकोनॉमी भी शामिल है और सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन भी हो रहा है। आसियान भारत के पड़ोस में चीन की सबसे मजबूत आर्थिक चौकी बन गया है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था से तकनीक की तरफ, जहां बड़ी दिलचस्प खबरें हैं सप्ताह। तकनीक की दुनिया की पहली खबर बैटरी से ले। CATL ने एक नई बैटरी पेश की है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया बदल देगी। इस बैटरी का नाम है शेंजिंग। ये LFP तकनीक पर आधारित है और ये 6 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। सुपर फास्ट चार्ज है और एक चार्ज पर ये करीब 1000 किलोमीटर चलती है। इससे पहले BYD 9 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी लाई थी, जिसका रिकॉर्ड अब इस बैटरी ने तोड़ दिया है। पेट्रोल गाड़ी को ईंधन भरने में 5 मिनट लगते हैं, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी लगभग उतने ही समय में चार्ज हो जाएगी। CATL इस समय दुनिया के EV बैटरी बाजार में 40% हिस्सा रखती है। भारत में टाटा, मारुति, महिंद्रा सब CATL से बात कर रहे हैं। यह बैटरी भारत की EV क्रांति की रफ्तार को भी तेज करेगी। दूसरी बड़ी खबर CXMT की, जिसका स्टॉक लिस्टिंग के दिन ही 467% उछल गया। CXMT का 466% का स्टॉक उछाले बताता है कि चीन किस तरह से अपनी चिप की दुनिया को बदल रहा है। ये कंपनी हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप बनाती है। जब आप AI से कुछ भी पूछते हैं, यानी ChatGPT से, DeepSeek से, डुआबाओ से, क्लाउड से, तो आपके सवाल का जवाब HBM मेमोरी से आता है। NVIDIA के GPU में HBM है और हर AI डेटा सेंटर में HBM लगा है। अभी तक ये बाजार पूरी तरह कोरियन कंपनियों का था। CXMT ने यहां बड़ी चुनौती दी है। और तकनीक की दुनिया से तीसरी बड़ी खबर, जो इस हफ्ते की सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे दूरगामी असर करने वाली खबर है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि शंघाई एशेगाना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और SME यानी शंघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ने अपनी घरेलू DOV लिथोग्राफी मशीन का परीक्षण किया है। लिथोग्राफी मशीन वो यंत्र है जो चिप पर सर्किट बनाती है। दुनिया की सबसे उन्नत लिथोग्राफी मशीनें बनाती है नीदरलैंड की कंपनी ASML। ये अकेली कंपनी है और दुनिया में इसका बाजार हिस्सा लगभग 100% है। दुनिया की हर चिप निर्माता कंपनी इसी पर निर्भर है। अमेरिका के दबाव में ASML ने चाइना को EUV और एडवांस DUV मशीनें देना बंद कर दिया था। अब ये जो मशीनें बनी हैं, ये चीन की चिप बनाने वाली कंपनियों को दी जाएंगी और यहां से सेमीकंडक्टर की तकनीक में चीन को एक बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं चीन के समाज और संस्कृति की, और यहां पहली खबर है गुजी अर्थव्यवस्था। चाइना में एक नई कंज्यूमर लहर यानी उपभोक्ता लहर आई है, जिसका नाम है गुजी इकोनॉमी। गुजी यानी एनिमी, गेम और ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रोटोकॉल से जुड़े कलेक्टिबल प्रोडक्ट्स, जैसे ब्लाइंड बॉक्सेस, एक्रिल के स्टैंड्स, बैजेस, प्लशीज। शिन्हुआ की 25 जुलाई की रिपोर्ट कहती है कि ये चाइना का नया पॉपुलर कल्चर है। पॉपमार्ट नाम की कंपनी आपको याद होगी, जिसकी लबूबू डाल पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। ये इस गुजी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में भी लबूबू का क्रेज है। चाइना का सॉफ्ट पावर अब खिलौनों के जरिए पूरी दुनिया के घरों में पहुंच रहा है। संस्कृति और समाज से, चीन की संस्कृति और समाज से दूसरी खबर भी रोचक है। इस साल की पहली छमाही में चीन में सेवाओं पर खर्च ने सामानों पर खर्च को पीछे छोड़ दिया। रिटेल सर्विसेज की बिक्री बढ़ी 5.3%, जबकि सामानों की बिक्री में केवल 1% की बढ़त हुई।
चीन का युवा अब टीवी पर, फर्नीचर्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम खर्च कर रहा है। अब वो कंसर्ट्स में जाता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखता है, प्रीमियम टी खरीदता है और यात्रा पर पैसा खर्च करता है। चीजें मत खरीदो, एक्सपीरियंस खरीदो। ये नया बदलाव है जो भारत में भी तेजी से बढ़ेगा। चीन एक दशक आगे है और इस बदलाव से वहां की सर्विसेज इंडस्ट्री मजबूत हो रही है। अब चलते हैं चीन के बाजार की तरफ। खिलौनों की बात हमने ऊपर की है, तो आइए खिलौनों के बाजार में ही ले चलते हैं आपको, चेंगदू के हयाची मार्केट में। भारत में इन खिलौनों का बड़ा बाजार है और इस वक्त भारत के इंपोर्टर हैं चेंगदू में जुटे हैं। चेंगदू का हयाची ट्रेड जोन दक्षिण पश्चिम चाइना का सबसे बड़ा टॉय और गिफ्ट होलसेल मार्केट है। यहाँ एजुकेशनल टॉयज मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं, हर तरह तरीके के सीजनल गिफ्ट्स मिलते हैं, सब एक छत के नीचे। यहाँ सामान खरीदने वाले चेंगदू से गुआंगजू तक 3 से 4 दिन में रेल से माल ले जाते हैं और फिर गुआंगजू पोर्ट से मुंबई के नवा शेवा तक 45 से 50 दिन में कंटेनर से सामान पहुंचता है। चेंगदू वो शहर है जो पैंडा के लिए भी मशहूर है, लेकिन ये भारत की त्योहारी जरूरतें भी पूरी करता है। और अब हम आ गए हैं चीन नंबर 1 पर। अगर दुनिया में कहीं भी पुल बना, कोई ऊंची इमारत खड़ी हुई, जहाज बना, रेल की पटरी बिछी, तो बहुत संभावना है कि उसमें चीनी स्टील होगा। 2025 में चीन ने करीब 1 अरब टन स्टील का उत्पादन किया और यह दुनिया के उत्पादन के 54% से ज्यादा है, यानी आधे से ज्यादा। दूसरे नंबर पर भारत है जो करीब 140 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करता है, लेकिन ये चीन से 7 गुना कम है। अमेरिका, यूरोप और जापान सब मिलकर भी चीन के स्टील उत्पादन के बराबर नहीं है। ये मोनोपोली क्यों मायने रखती है? क्योंकि अमेरिका ने जब चीन पर टैरिफ लगाए तो स्टील सबसे पहले निशाने पर आया। चीन अपनी स्टील की ताकत से दुनिया के बाजार में कीमतें तोड़ता रहता है और जगह जगह डंपिंग को लेकर निशाना भी बनाया जाता है। और अब चाइना वाच के अंत में इतिहास का पन्ना। आज हम मिलेंगे झिंग क्वान से। सिल्क रोड का नाम तो आपने सुना होगा। क्वान ने अनजाने में ही दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मार्ग खोल दिया था। ये 138 ईसा पूर्व की बात है। हान सम्राट वूदी के दरबार में एक मामूली दरबारी थे झिंग क्वान। सम्राट ने उन्हें काम दिया कि पश्चिम की तरफ जाओ, मध्य एशिया की यूची जनजाति से गठबंधन करो। क्वान निकले करीब 100 साथियों के साथ। रास्ते में ओग्नू कबीले के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। 10 साल तक वो कैद में रहे, पर निकल भागे और आगे बढ़े और आज के उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और बैक्ट्रिया पहुंचे। यूची से मिले, लेकिन कोई गठबंधन नहीं हुआ। मिशन विफल हो गया। वापसी में फिर पकड़े गए, फिर 1 साल कैद में रहे। लेकिन अंततः जब छिंगक्वान वापस चीन पहुंचे तब तक 13 साल बीत चुके थे। 100 में से केवल 2 साथी बचे थे। उनके हाथ में कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक नई दुनिया का नक्शा चीन के सामने रख दिया था। उन्होंने चीन के सम्राट को बताया कि पश्चिम में बड़े शहर हैं, घुड़सवार सेनाएं हैं, व्यापार के रास्ते हैं, अंगूर, अखरोट, अनार, तिल, ये सब वहां मिलते हैं। चीन के सम्राट ने दूसरा दूत भेजा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक रास्ता बन गया। इतिहास ने उसे नाम दिया सिल्क रोड। झिंगक्वान ने सिल्क रोड नहीं बनाई, वो तो असफल हो गए थे, लेकिन उनकी असफलता ने दुनिया को जोड़ दिया। आज सिल्क रोड का जिक्र चाइना वाच में हमने इसलिए किया क्योंकि इस हफ्ते चीन ने दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों से कूटनीतिक संबंध बढ़ाए हैं। एक तरफ आसियान से मनीला में, दूसरी तरफ मध्य एशिया से किर्गिस्तान में और तीसरी स्लोवाकिया की मेजबानी की गई बीजिंग में। यानी करीब 2100 साल बाद भी झिंगक्वान की परंपरा जारी है। तो इस हफ्ते चाइना वाच में इतना ही। आप बताइए कैसा लगा आपको ये बुलेटिन। अगले हफ्ते मिलते हैं। बने रहिए बोनस के साथ।